हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम बीपीएससी के जो करंट अफेयर है जो बीपीएससी में पूछा जाता है और भी अन्य कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाता है उससे आज हम परफेक्शन आईएएस, जो बहुत ही एक अच्छी संस्था है बीपीएससी के लिए, और इसका करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इसी से हूबहू क्वेश्चन भी मिल जाता है, तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और ये है परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर, अंक 9 है, सितंबर 2023 का है। सितंबर 2023, तो बीपीएससी आगामी 17वीं जो आने वाली है वो 2024 सितंबर में उसका एग्ज़ाम है, तो हमें लगभग 1 महीना का करंट तो तैयार करना ही होगा। तो आइए उसी के क्रम में आज हम सितंबर 2023 के करंट को देखते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक जो है, तो बिहार के कंटेक्ट से है, केंद्र सरकार की योजना है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, पुरस्कार सम्मान, राज्य संघ राज्य क्षेत्र, पर्यावरण, शिखर सम्मेलन, नियुक्ति इस्तीफा, महत्वपूर्ण दिवस, ऐप्स एंड पोर्टल, किताब लेखक, खेलकूद, करंट अफेयर्स एक नज़र, यानी कि टोटल 17 टॉपिक है। तो इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिहार से रिलेटेड सितंबर के मंथ से क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों के रक्त में सीसा का स्तर। बच्चों में रक्त का सीसा का स्तर के बारे में बताया गया है। तो 23 राज्यों में बिहार में सबसे अधिक औसत रक्त सीसा स्तर यानी कि BAL, ब्लड एवरेज लीड, ठीक है, ब्लड एवरेज लीड 10.42 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर है, जो 10.42 है, ठीक है। और WHO का सीमा कितना है, 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। बिहार में कितना है, तो 10.42, ठीक है। कवरेज कहाँ कहाँ किया गया है, तो पटना, नवादा, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण और गया। फिर कहता है महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इको डेवलपमेंट पटना के सहयोग से प्योर अर्थ एंड वाइटल स्ट्रेटेजी द्वारा किए गए फील्ड मूल्यांकन से भी इस पर गंभीरता की स्थिति का पता चलता है, यानी कि यहाँ ज़्यादा है। बोधगया मंदिर का सलाहकार बोर्ड, बोधगया मंदिर का जो है गया में स्थित है बोधगया मंदिर, उसका सलाहकार बोर्ड बना है। तो ये बतलाता है बिहार सरकार ने बोधगया मंदिर सलाहकार बोर्ड का गठन किया। बिहार सरकार के द्वारा बोधगया मंदिर सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। सदस्य में कौन कौन है, तो भूटान है, थाईलैंड है, म्यांमार है, जापान है, कंबोडिया, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, लाओस के राजदूत और श्रीलंका के उच्चायुक्त सम्मिलित हैं। इसमें बोधगया मंदिर सलाहकार बोर्ड में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था कब, तो 2000 में। क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, महाबोधि मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित हुआ, तो 2002 में। नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण। बिहार जाति सर्वेक्षण में क्या है, तो पटना हाईकोर्ट ने जाति सर्वेक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दिया था। शामिल न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी। न्यायालय को जाति सर्वेक्षण में 500 करोड़ रुपए की खर्च की दलील से कोई भी खास दम नजर नहीं आया। इसमें कहा गया कि जाति सर्वेक्षण के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा से पारित हो गया है, यानी कि जाति सर्वेक्षण हुआ भी। आगे देखते हैं वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार बिहार को पुरस्कृत किया गया है। वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार में बिहार को पुरस्कृत किया गया है, और ये कहाँ दिया गया है, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023 बेंगलुरु में दिया गया है, ठीक है। वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार बिहार को पुरस्कृत किया गया है, और ये जो स्थान है जहाँ दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023 बेंगलुरु में। फिर है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना में उन्नयन के लिए बिहार से 86 स्टेशन का चयन किया गया। बिहार से कितना स्टेशन, तो 86 स्टेशन। टोटल भारत में कितना, तो 508 में 86 स्टेशन भारत से। पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ECR के अंतर्गत चयनित स्टेशन की संख्या है 57। ECR हेडक्वार्टर है हाजीपुर यानी कि बिहार में। इसमें चयनित स्टेशन की संख्या है 57 गो। अमृत भारत स्टेशन योजना में 86 स्टेशन का चयन बिहार से हुआ है। फिर आगे बोलता है दूसरा बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक प्रोग्राम। दूसरा बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक प्रोग्राम कहता है 7 अगस्त को पटना में CM नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। G20 पहल के तहत 20 से अधिक देशों के कलाकार इस कार्यक्रम के हिस्सा थे। टुगेदर वी आर्ट, ठीक है, टुगेदर वी आर्ट नामक प्रदर्शनी में G20 देशों के 19 कलाकारों की कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई। कितना, तो G20 देशों के 19 कलाकारों की
कलाकृतियाँ। फिर है राइनो टास्क फोर्स, राइनो यानी कि राइनोसोरस, राइनोसोरस टास्क फोर्स का गठन किया गया। बिहार सरकार राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगा। आगे है उद्देश्य क्या है राइनो टास्क फोर्स गठन करने का, तो उद्देश्य है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडे के पूर्ण उत्पादन के लिए उपाय सुझाना। गैंडा यानी कि राइनो, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडे के पूर्ण उत्पादन के लिए उपाय सुझाना। वर्तमान गैंडा जनसंख्या कितना है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 है और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। लक्ष्य क्या है, तो अगले 2 वर्षों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा असर वाले क्षेत्रों को 5% तक बढ़ा देना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पुनरुद्धान योजना हेतु चिन्हित क्षेत्र है कौन कौन सा, तो गनौली एवं मदनपुर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में चिन्हित हेतु क्षेत्र है गनौली और मदनपुर। VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 के तहत संभावित स्थल है। अतिरिक्त जानकारी दिया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है देश का 18वां टाइगर रिजर्व बना 1990 में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो टाइगर रिजर्व बना कब, तो 1990 में। बड़े बिल्लियों की आबादी के घनत्व में चौथे स्थान पर है। गंडक और मसान नदी इस क्षेत्र से होती कर बहती है, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 2 नदियाँ बहती है, एक है गंडक और मसान नदी। अभी हाल ही में गंडक और गंगा को जोड़ने की परियोजना भी लाई गई है बिहार में। गंडक और मसान नदी बहती है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण जो बिहार का भी सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आगे है घर के अंदर वायु प्रदूषण। दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि CUSB ने ग्रामीण इंडोर वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अन्य भागीदार कौन कौन हैं, तो लिकोपिंग्स यूनिवर्सिटी। CUSB के साथ अन्य भागीदार कौन है, तो लिकोपिंग्स यूनिवर्सिटी है और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट और IIT मंडी है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन का और IIT मंडी है और लिकोपिंग्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से। CUSB के प्रतिनिधि हैं राजेश कुमार रंजन। CUSB के प्रतिनिधि हैं राजेश कुमार रंजन। कवरेज किया है बिहार और झारखंड में ग्रामीण परिवार में कवरेज किया गया है। वास्तविक अध्ययन जो होगा 2024 में शुरू होगा। वास्तविक अध्ययन 2024 में शुरू होगा। घर के अंदर बायोमास जलाने से पार्टिकुलेट मैटर का जोखिम, दीर्घकालिक मानव स्वास्थ्य बोझ और ग्रामीण घरों में आर्थिक बर्बादी होती है। नेक्स्ट है विशेष भूमि सर्वेक्षण। विशेष भूमि सर्वेक्षण कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण 2025 तक पूरा किया जाएगा। कब तक, तो 2025 तक बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। ये कब शुरू हुआ था, तो 2011 में शुरू हुआ। विशेष भूमि सर्वेक्षण 2011 में स्टार्ट हुआ, 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। बिहार में अंतिम कैडस्ट्रल सर्वेक्षण 1911 में हुआ था। बिहार में अंतिम कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कब हुआ था, तो 1911 में। नेक्स्ट है शहीद दिवस मनाया गया। शहीद दिवस बिहार में कब मनाया गया है, तो 11 अगस्त 2023 को। बिहार में 11 अगस्त 2023 को शहीद दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया, तो 7 जवानों की शहादत हुई थी। कब, तो 11 अगस्त 1942 को 7 जवानों की शहादत की 81वीं बरसी मनाई गई। कैमी मनाई गई है, तो 81वीं मनाई गई है। 1942 में हुआ था घटना 11 अगस्त को। 1942 में पटना सचिवालय पर भारतीय ध्वज फहराने की कोशिश में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1942 में पटना सचिवालय पर भारतीय ध्वज फहराने की कोशिश में मृत्यु हुई थी। उनमें से जो 6 थे हाई स्कूल से थे, 7वां जो थे वो कॉलेज से थे, यानी कि 7 व्यक्तियों की शहादत हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई और इस बार 81वां नंबर का शहादत दिवस मना। 7 शहीद ये कौन कौन थे, तो देवीपद चौधरी, पहला नाम आता है देवीपद चौधरी। उसके बाद उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह और रामगोविंद सिंह। ठीक है, रामगोविंद, रामानंद और राजेंद्र, 3 को नाम याद रखना है राम से। एक है राम गोविंद, एक वो रामानंद, 2 हो गए। एक है राजेंद्र, 3 हो गए। जगपति कुमार, सतीश, देवीपद चौधरी, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, 7। 3 याद कर लिए थे ऐसे, और 4 और देख लेना है। रामानंद, राजेंद्र, राम गोविंद, 3। उसके बाद देवीपद, जगपति, सतीश और उमाकांत। ठीक है, 4, 3, 7 हो गए। 7 शहीद हुए थे 11 अगस्त 1942 को। 81वां बरसी मना है। नेक्स्ट है 11 नंबर बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, तो 9 अगस्त को मनाया गया। 9 अगस्त को मनाया गया बिहार पृथ्वी दिवस। लेकिन
पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 9 अगस्त 2011 को प्रारंभ किया गया, 9 अगस्त 2011 से प्रारंभ हुआ बिहार पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, लेकिन बिहार पृथ्वी दिवस अगर पूछा जाएगा तो 9 अगस्त को मनाया जाता है और ये प्रारंभ हुआ 2011 से। ठीक है, किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। राज्य भर में लोगों से पौधा लगाने को कहा गया। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब होती है? तो अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य होता है पर्यावरण मुख्य रूप से जल संरक्षण तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट है बैग क्लस्टर। बैग क्लस्टर है तो मुजफ्फरपुर में एक प्रमुख बैग क्लस्टर के रूप में उभर रहा है। मुजफ्फरपुर बिहार में एक प्रमुख बैग क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप। बिहार में मुजफ्फरपुर बिहार में एक प्रमुख बैग क्लस्टर के रूप में उभर रहा है। उद्योग विभाग द्वारा स्थापित किया गया है बैग क्लस्टर। बाजार से जुड़े दृष्टिकोण प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है। प्लग एंड प्ले मॉडल पर सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया है। सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत बैग क्लस्टर की स्थापना मुजफ्फरपुर में। लक्ष्य क्या है? तो प्रतिमाह लगभग 6,40,000 बैग का निर्माण करना है। 6,40,000 बैग का निर्माण करता है ना है पर मंथ। मूल्य है 15 करोड़ रुपया या $1.9 मिलियन। ठीक है, मूल्य कितना है? तो 15 करोड़। आगे है विभाग ने इच्छुक महिला उद्यमियों को संगठित करने के लिए जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के साथ भी काम किया है। विभाग ने इच्छुक महिला उद्यमियों को संगठित करने के लिए जीविका के साथ भी काम किया है। क्लस्टर लाया है, बैग क्लस्टर लाया है कौन? तो मुजफ्फरपुर लाया है बैग क्लस्टर। बैग क्लस्टर कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर यानी कि बैग बनाने का कारखाना लगाया है। प्रतिमाह 6,40,000 बैग बनाएगा। मूल्य जो होगा 15 करोड़ रुपए होंगे, 15 करोड़। जीविका भी इसमें सम्मिलित हुई है। नेक्स्ट है चंपारण मटन। चंपारण मटन यह किस लिए फेमस है? तो चंपारण मटन भारत का है। चंपारण मटन ने ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। चंपारण मटन ने ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। निदेशक है रंजन कुमार। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के छात्र हैं। लीड रोल कर रहे हैं चंदन राय लीड रोल कर रहे हैं और फलक खन्ना। इसे बेजिका बोली में शूट किया गया है। बेजिका बोली में, जिसका उपयोग मुख्य रूप से वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के क्षेत्रों में किया जाता है। बेजिका बोली का यूज कहाँ कहाँ? तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। नेक्स्ट है बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक अभी हाल ही में इसे पद्म विभूषण भी दिया गया है। बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत दिया गया है। बिंदेश्वरी पाठक कौन है? तो सुलभ शौचालय के संस्थापक हैं। प्रख्यात समाज सुधारक बिंदेश्वरी पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बिंदेश्वरी पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो रामपुर बघेल गाँव। ठीक है, रामपुर बघेल गाँव वैशाली से बिलोंग करते थे बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ये संस्थापक हैं। उन्हें देश भर में 10,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करके स्वच्छता के मुद्दे को उठाया। देश भर में लगभग कितना? तो 10,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया और सार्वजनिक स्वच्छता के मुद्दे को उठाया। उन्होंने मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए 1970 में सुलभ आंदोलन शुरुआत किया। सुलभ आंदोलन की कब शुरुआत किया गया उनके द्वारा? तो 1970 में। उन्होंने सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यापक रूप से निर्मित कम लागत वाले ट्विन पिट फ्लैश शौचालय का डिजाइन और लोकप्रिय बनाया। ठीक है, ट्विन पिट फ्लैश शौचालय का डिजाइन को लोकप्रिय बनाने का काम किया। आगे है इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पाठक ने 1973 में आरा में अपना पहला सार्वजनिक शौचालय बना। कब? तो 1973 में। सुलभ आंदोलन स्टार्ट किए 70 में और आरा में पहला सार्वजनिक शौचालय बने 1973 में। 1974 में पटना में पहला सुलभ सार्वजनिक शौचालय जनता के लिए खोला गया 1974 में। 73 में आरा में, 74 में पटना में। 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1991 में पद्म भूषण और 1992 में पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हैं। पद्म भूषण 1991 में और इनका हाल ही में मृत्यु भी हो गया है और पद्म विभूषण भी दिया गया है 2024 का में। 1991 में पद्म भूषण, 2024 में पद्म विभूषण, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार, 2009 में पाठक ने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदत्त स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीता। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2009 में। 2009 में
पाठक के द्वारा यानी कि बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदत्त स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी जीते हैं। आगे है 2016 में सुलभ को सरकार के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, सुलभ को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार कब? तो 2016 में सुलभ को सरकार के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट है गंडक गंगा नदी लिंक योजना। गंडक और गंगा नदी को जोड़ने का योजना है, जल्द ही शुरू किया जाएगा। लाभार्थी जिले जो होंगे वो होंगे गोपालगंज, सिवान और सारण। 3 जिला है, सारण, सिवान, गोपालगंज। कुल कितना है? 170 किलोमीटर लंबे लिंक कैनल का निर्माण किया जाएगा। प्रारंभ होगा हीरापाकड़ गोपालगंज से और अंत होगा सारण में। हीरापाकड़ से हैंसपुर तक, सारण गोपालगंज से सारण तक, गोपालगंज के हीरापाकड़ से सारण के हैंसपुर तक गंगा नदी और गंडक नदी को लिंक करने की योजना है। टोटल 170 किलोमीटर लंबाई का कैनल बनाया जाएगा। फिर है बहुमंजिला आवास योजना। बहुमंजिला आवास योजना है, ये किसके द्वारा लाया गया है? तो किसके द्वारा लाया गया है? तो नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा लाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन का निर्माण करना है। किसके द्वारा? तो बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का हिस्सा है बहुमंजिला आवासन योजना। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा है बहुमंजिला आवासन योजना। प्राथमिकता क्या है? तो अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लाभार्थी होंगे। अतिक्रमण विरोधी अभियान से SC और ST को यहाँ पे रखा जाएगा। आगे है घर का क्षेत्रफल जो होगा 30 वर्ग मीटर तक है। मकान 11 माह के अनुबंध पर किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे है जीविका की रसोई योजना। बिहार में पहली बार 5 जीविका दीदियों की रसोई को ISO प्रमाणित किया गया है। 5 जीविका दीदियों की रसोई को ISO प्रमाणित किया गया है। ये कौन कौन जीविका दीदी हैं? पटना में 3 हैं और बिहार के अन्य जिला से 2 हैं। ये खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों पर खरे उतरे हैं। प्रोजेक्ट कंसर्ट इंटरनेशनल इंडिया की मदद से इन्हें सर्टिफिकेशन मिला है। विमानिका एयरोस्पेस, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विमानिका एयरोस्पेस। तो विमानिका एयरोस्पेस को अभी चर्चा में रहा। तो विमानिका एयरोस्पेस IIT पटना की मदद से उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप तैयार कर रही है, ठीक है। विमानिका एयरोस्पेस IIT पटना की मदद से उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। विमानिका एयरोस्पेस के संस्थापक जो है मनीष दीक्षित हैं। विमानिका एयरोस्पेस के संस्थापक हैं मनीष दीक्षित। स्टार्टअप का स्थापना हुआ नवंबर 2022 में। विमानिका एयरोस्पेस की स्थापना मनीष दीक्षित द्वारा नवंबर 2022 में हुई थी। जो मूल्य था वो 100 करोड़ रुपया था। यह राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति की सफलता की कहानियों में से एक है। राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति यानी बिहार राज्य का स्टार्टअप नीति में यह भी विमानिका एयरोस्पेस मनीष दीक्षित द्वारा स्थापित किया गया है, जो अभी एक उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप तैयार करेगा। नवंबर 2022 में मनीष दीक्षित को ड्रोन स्टार्टअप के लिए राज्य स्टार्टअप योजना के तहत 10 लाख रुपये का फंड मिला। नवंबर 2022 में मनीष दीक्षित को ड्रोन स्टार्टअप के लिए राज्य स्टार्टअप योजना के तहत 10 लाख रुपये मिले हैं। आगे बोलता है कंपनी बिहार के बाहर 8 राज्यों में ड्रोन से जुड़ी सेवाएं मुहैया करा रही है। मनीष दीक्षित की जो कंपनी है विमान एयरोस्पेस कंपनी बिहार के बाहर 8 राज्यों में ड्रोन से जुड़ी सेवाएं मुहैया करा रही है। इनमें कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य में। नेक्स्ट है JP गंगा पथ। JP गंगा पथ क्या है? तो JP गंगा पथ करीब 90 किलोमीटर का रास्ता होगा। विस्तार कहाँ से? पश्चिम में दीघा से कोइलवर तक। पश्चिम है दीघा से कोइलवर तक और पूर्व में दीदारगंज से बख्तियारपुर तक। JP गंगा पथ दीघा से गांधी मैदान तक JP गंगा पथ के 7 किलोमीटर हिस्से पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। योजना क्या है? दीघा से गांधी मैदान तक JP गंगा पथ के 7 किलोमीटर हिस्से पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। फिर है आगे है महिला ITI। बिहार में 21 जिलों में, कितने जिलों में? तो 21 जिला, अभी वर्तमान में है 38 जिला। 38 में 21 जिला में महिला ITI संस्थान बनाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक जिला में महिला ITI यानी कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करना। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना और उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के लिए बाहर ना जाने देना। इसलिए प्रत्येक जिला, प्रत्येक नहीं 21 जिला में महिला ITI की स्थापना की जाएगी। कितना जिला में? तो 21 जिला में। आगे है बापू परीक्षा परिसर, ये इम्पोर्टेंट है।
बापू परीक्षा परिसर, याद रखना है बापू परीक्षा परिसर क्या है, तो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन 23 अगस्त 2023, डेट इंपॉर्टेंट है 23 अगस्त को। बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कब किया गया, तो 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बना है। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र कौन सा, तो बापू परीक्षा केंद्र, और जिसका उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को किया गया। एक समय में 16,600 से अधिक अभ्यर्थी इसमें बैठ सकते हैं। कितना, तो 16,600 से अधिक अभ्यर्थी इसमें बैठ सकते हैं बापू परीक्षा परिसर में। उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड यानी कि BSEB के लिए सुधार रोडमैप के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, बापू परीक्षा परिसर उद्घाटन 23 अगस्त को, जिसमें 16,600 से अधिक अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र होगा बिहार में। ठीक है, बापू परीक्षा परिसर। आगे है MB स्वामी परमहंस पोत, MB स्वामी परमहंस पोत राज्य पर्यटन विभाग पटना, राज्य पर्यटन विभाग पटना के दीघा घाट पर जहाज का उद्घाटन करेगा। क्रूज मार्ग है दीघा घाट से गाय घाट तक, दीघा घाट से गाय घाट तक है। भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य के भ्रमण के लिए इस तरह के क्रूज जहाज संचालित होगा। भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य जो भागलपुर में बना, उसके भ्रमण के लिए ये क्रूज संचालित किया जाएगा। आगे है बुनियादी संजीवनी सेवा। बुनियादी संजीवनी सेवा किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत। बुनियादी संजीवनी सेवा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है, तो मोबाइल थेरेपी वैन के माध्यम से बुजुर्ग लोगों, विधवाओं और अन्य जैसे विकलांग को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, यानी कि जाकर लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। बुनियादी संजीवनी सेवा लॉन्च तिथि है 10 अगस्त 2017। बुनियादी संजीवनी सेवा 10 अगस्त 2017 विश्व बैंक एवं बिहार सरकार के संयुक्त परियोजना है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का और बिहार सरकार का परियोजना है। किसके द्वारा इसके अंतर्गत है, तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है। नेक्स्ट है यात्रा एवं पर्यटन मेला। यात्रा एवं पर्यटन मेला ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर TTF, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर TTF। ये क्या कहता है, बिहार में पहला यात्रा एवं पर्यटन मेला। स्थान कहाँ लगा है यात्रा एवं पर्यटन मेला, ज्ञान भवन पटना में 7 और 8 अक्टूबर को। बिहार में पहला यात्रा एवं पर्यटन मेला लगा है ज्ञान भवन पटना में 7 एवं 8 अक्टूबर 2023 को। बिहार का लक्ष्य है राज्य में आध्यात्मिक, पर्यावरण और कल्याण और बौद्ध यात्रा को बढ़ावा देना। यात्रा और पर्यटन मेला का जो उद्देश्य है आध्यात्मिक, पर्यावरण और कल्याण और बौद्ध यात्रा को बढ़ावा देना। बिहार में है एक्सप्रेसवे बनाया जाना है, बिहार में एक्सप्रेसवे। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बनाने के लिए व्यवहार्यता परीक्षण करेगा। NHAI जो है बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बनाने के लिए व्यवहार्यता परीक्षण करेगा। बक्सर से भागलपुर तक, कहाँ से कहाँ तक, तो बक्सर से भागलपुर तक 343 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, 343 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रारंभ होगा चांदसराय से, लखनऊ से हदैरिया गाजीपुर यूपी से जोड़ा जाएगा। 343 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस प्रारंभ होगा चांदसराय से, लखनऊ से हरदोइया गाजीपुर यूपी से जोड़ा जाएगा। फिलहाल बिहार में कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, अभी बिहार में एक्सप्रेसवे नहीं है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य जो है वो है यूपी, 6 एक्सप्रेसवे। 343 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा बिहार में, ये योजना है। आगे है बिजली चोरी। बिजली चोरी बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे की जांच करेगी। बिहार सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के माध्यम से समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे की जांच करेगी। टेक्निकल एंड कॉमर्शियल T&C यानी कि टेक्निकल एंड कॉमर्शियल घाटे की जांच करेगी। पहल है क्या, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन कंपनी BSPHCL। पायलट प्रोजेक्ट है भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर का, पायलट प्रोजेक्ट है भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में छापेमारी एवं प्राथमिकी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, छापेमारी एवं प्राथमिकी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल 1 अगस्त 2023 से आगे कहता है। इसमें बिजली चोरी में लिप्त उपभोक्ताओं पर की जा रही छापेमारी और लगाए गए जुर्माने की राशि प्रदर्शित करने के लिए दोनों बिजली वितरण कंपनियां लेखांकन के 100% स्वचालन को अपनाएगी, जिससे संचालन में आसानी होगी और खपत पर्यटन के डेटा विश्लेषण को सक्षम किया जाएगा। सड़क शत्रु टैग, ठीक है, सड़क शत्रु
टैग है। पटना नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया है सड़क शत्रु टैग। सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों को दिया जाएगा। सड़क शत्रु किन्हें बोला जाएगा? जो लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकेंगे उन्हें बोला जाएगा सड़क शत्रु। ठीक है, पटना नगर निगम द्वारा चालू किया गया है। पटना नगर निगम द्वारा लॉन्च है। जुर्माना है 500 रुपया। अगर सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो जुर्माना जो है 500 रुपया। स्वच्छता सुनिश्चित करने और शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए PMC मेरी सड़क मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करेगी। यानी कि पटना मेट्रो कॉरपोरेशन PMC, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है मेरी सड़क मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करेगी। सड़क शत्रु को टैग मिला है। सड़क शत्रु का टैग देगा कौन? तो पटना नगर निगम देगा। ठीक है, सड़क शत्रु का टैग देगा पटना नगर निगम। किसे देगा? तो जो रोड पे कूड़ा फेंकते हैं उन्हें दिया जाएगा सड़क शत्रु। और जुर्माना भी है 500 रुपये। क्यों ये सब किया गया है? तो स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है तथा कचरा मुक्त बनाने के लिए। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा मेरी सड़क मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करेगा। राज्य महिला आयोग, ठीक है, राज्य महिला आयोग है। अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, बिहार के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अश्वमेघ देवी। ठीक है, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अश्वमेघ देवी। पूर्व लोकसभा सदस्य एवं वरिष्ठ जदयू नेता है अश्वमेघ देवी। अश्वमेघ देवी हैं जो लोकसभा की सदस्य भी रही है और जदयू की नेता रही है। कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य होते हैं, जिसमें राजद से 8 सदस्य में कौन कौन है? तो राजद से 7, 4, जेडीयू से 2, 4 2 6, कांग्रेस से 1 और भोला यादव और एक सलीम परवेज। 8, 4 2 6 1 7। राजद से कौन है? तो राजद से हैं 4 सदस्य। राजद से हैं 4 सदस्य कौन कौन? प्रभावती मांझी जहानाबाद से, रबिया खातून भागलपुर से, सुनीता कुशवाहा गोपालगंज से, गीता यादव सहरसा से। जेडीयू से 2 सदस्य हैं, श्वेता विश्वास और सुलोचना देवी। ठीक है, श्वेता विश्वास और सुलोचना देवी। कांग्रेस से है डॉक्टर सुजाता सुम्ब्रई, सिवान से सुजाता सुम्ब्रई। भोला यादव है संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव। सलीम परवेज है मदरसा बोर्ड के प्रमुख। मदरसा बोर्ड के प्रमुख हैं सलीम परवेज, जिन्हें भी महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आगे है मेगा कौशल केंद्र। मेगा कौशल केंद्र MSC मेगा स्किल सेंटर। श्रम संसाधन विभाग सभी 38 जिलों में MSC स्थापित करेगा, यानी कि मेगा कौशल केंद्र स्थापित करेगा। कौन? तो श्रम संसाधन विभाग करेगा। विश्व बैंक सहायतित परियोजना है, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा ये सहायता किया गया परियोजना है जो बिहार में लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक सहायित परियोजना है। इसके अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ये योजना लाया गया है। 7 निश्चय 2 कार्यक्रम का हिस्सा है। 7 निश्चय 2 कार्यक्रम का हिस्सा है मेगा कौशल केंद्र। नेक्स्ट है बिहार की सड़कों में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाना। बिहार की सड़कों में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाना। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB और भारत ने 295 मिलियन ऋण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। बिहार की सड़कों में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाने के लिए ADB और भारत ने 295 मिलियन ऋण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है? तो बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन के साथ उन्नत करना है। बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन के साथ उन्नत करना है। नेक्स्ट है 2008 से ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार को लगभग 1696 किलोमीटर राजमार्गों के उन्नयन और गंगा नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिए कुल $1.63 बिलियन के 5 ऋण प्रदान किए हैं। कब? तो 2008 से एशियन डेवलपमेंट बैंक बिहार को कितना किलोमीटर? तो 1696 किलोमीटर राजमार्ग के उन्नयन और गंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिए कुल $1.63 बिलियन के 5 ऋण प्रदान किए हैं। ठीक है, आगे है बिहार के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण जिलों में कनेक्टिविटी। इसका उद्देश्य क्या है? इसके फ़ायदे क्या होंगे? तो बिहार के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बाजार में होगा। परियोजना क्षेत्रों में समुदायों की महिलाओं की आजीविका में प्रशिक्षण के साथ साथ सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न पर जागरूकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्या है? तो बाघों की नवीनतम स्थिति के अनुसार पश्चिमी चंपारण में टोटल 54 बाघ हैं। ठीक है, बाघों की नवीनतम स्थिति अभी 2022 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी चंपारण में 54 बाघ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
बीटीआर जो है बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ में बीटीआर को अच्छी श्रेणी में दर्ज किया है। बीटीआर मूल्यांकन किए गए 51 बाघ अभ्यारण्यों में से 23वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 51 बाघ अभ्यारण्य में से 23वें नंबर पर रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक 2023 पुरस्कार। जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक 2023 पुरस्कार दिया गया। बिहार से चार पुलिस अधिकारी को दिया गया है। बिहार से 4 पुलिस अधिकारी। पुरस्कार विजेता कौन कौन है? तो जयंत कांत, ठीक है, जयंत कांत, संतोष कुमार, राकेश कुमार और है कार्तिकेय शर्मा। 4 पुलिस अधिकारी जयंत कांत, संतोष कुमार, राकेश कुमार और कार्तिकेय शर्मा को जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक पुरस्कार 2023 दिया गया। ध्वजारोहण, ठीक है, ध्वजारोहण बिहार में के सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। उन्होंने रिकॉर्ड 17वीं बार, कैमी बार झंडा फहराया है 15 अगस्त के दिन, तो 17वीं बार झंडा फहराया। समारोह में 13 विभाग की झांकियां निकाली गई। कितने विभाग? 13 विभाग की झांकियां निकाली। 17वीं बार झंडा फहराया है नीतीश कुमार के द्वारा। कहाँ? तो गांधी मैदान पटना में। तो इस प्रकार से बिहार का जो टॉपिक था समाप्त होता है। आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है? तो केंद्र सरकार की योजना। केंद्र सरकार की योजना भी अभी देख ही लेते हैं। केंद्र सरकार की योजना क्या क्या है, तो आइए देखते हैं केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत क्या है। तो केंद्र सरकार की योजना संसाधन दक्षता परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन RECIC, ठीक है, संसाधन दक्षता परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन RECIC को चेन्नई में 4थी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रमों की बैठक के मौके पर लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा RECIC को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो संसाधन दक्षता बढ़ाने और चक्रीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन में तेजी लाने के लिए कंपनी दर कंपनी सहयोग को बढ़ावा देना इसका कार्य है। मार्गदर्शक सिद्धांत है क्या? तो प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के लिए वित्त। इसकी परिकल्पना उद्योग संचालित और आत्मनिर्भर पहल के रूप में की गई है। राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन। राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन MD पहल दूसरा चरण है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन प्रारंभ किया गया है। भारत का लक्ष्य है 2027 तक लिम्फेटिक फाइलियोरोसिस को खत्म करना। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलियोरोसिस को खत्म करना वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक लिम्फेटिक फाइलियोरोसिस को खत्म करना। ठीक है, कवरेज है 9 स्थानिक राज्यों में 81 जिला में। 9 स्थानिक राज्यों में और 81 जिला में। 9 स्थानिक राज्य कौन कौन हैं? तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन MDA पहल का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जिसमें भारत का लक्ष्य रखा है लिम्फेटिक फाइलियोरोसिस को 2027 तक समाप्त करना, विश्व से 2030 तक समाप्त करना। 9 स्थानिक राज्य और 81 जिलों में इसका प्रारंभ किया गया है। और वो जो राज्य हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश। लिम्फेटिक फाइलियोरोसिस क्या है? तो लिम्फेटिक फाइलियोरोसिस आमतौर पर एलिफेंटियासिस कहा जाता है। आमतौर पर एलिफेंटियासिस कहा जाता है। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। लसिका तंत्र को खराब करता है। शरीर के अंगों में असामान्य वृद्धि हो जाता है, फूल जाता है। कारण क्या है? तो फाइलेरिया परजीवी है, नीमेटोड या राउंडवर्म। ठीक है, नीमेटोड संघ का या राउंडवर्म संघ का है। फाइलेरिया कृमि है, वुचेरिया बैनक्राफ्टी, ब्रुगिया मलई और ब्रुगिया टिमोरी क्यूलेक्स मच्छरों के माध्यम से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छरों के माध्यम से फैलता है। भूविजन क्या है? तो मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया। मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है, हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है। यह एक IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच है। यह एक IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच है। इसे कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। विकसित किसके द्वारा किया गया है? ICAR तथा IIRR के द्वारा। ICAR तथा IIRR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और कृषि तंत्र के द्वारा विकसित किया गया है।
आगे है केवल 30 मिनट में 12 प्रमुख मृदा पैरामीटर परीक्षण कर सकता है। ठीक है। भू विजन क्या है? तो मसालों पर अखिल भारतीय कृषि समन्वित अनुसंधान परियोजना हैदराबाद में लॉन्च किया गया। IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच है। कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे ICR एवं IIR द्वारा विकसित किया गया है। 30 मिनट में 12 प्रमुख मृदा पैरामीटर का परीक्षण करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती 2023। स्कूली छात्रों के लिए 11 अगस्त को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती स्कूली छात्रों के लिए 11 अगस्त को लॉन्च किया गया। क्या है? लॉन्च है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, इसरो और नेवर्स एडुटेक के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, इसरो और नेवर्स एडुटेक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बढ़ती भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और भविष्य के अंतरिक्ष कार्यबल में योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर का यह एक अभियान है। कक्षा 5 से 12 तक के छात्र आधुनिक समय की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकते हैं। कक्षा 5 से 12 तक के छात्र आधुनिक समय की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकते हैं। विषय क्या है? तो अंतरिक्ष कबाड़, संग्रह रोबोट, पुनः प्रायोज्य रॉकेट डिजाइन, उपग्रह डिजाइन, मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान डिजाइन करेगा। ODOP वॉल। ठीक है। ODOP वॉल क्या है? तो भारत की विविध शिल्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है। ODOP वॉल यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल भारत की विविध शिल्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद लॉन्च किया गया है। ODOP और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DY द्वारा लॉन्च किया गया है। ODOP और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ODOP कार्यक्रम क्या है? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये आता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये एक विभाग है। PM ई बस सेवा। PM ई बस सेवा क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित है। PM ई बस सेवा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसका उद्देश्य है PP मॉडल पर सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना, जिसके 2 खंड हैं। PM ई बस सेवा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसका उद्देश्य PP मॉडल पर सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना है। इसके 2 खंड है। सिटी बस सेवाओं को बढ़ाना 169 शहर में, सिटी बस सेवाओं को बढ़ाना है 169 शहर में, तथा हरित शहरी गतिशीलता पहल GMU 181 शहर में। सिटी बस सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा 169 शहर में तथा हरित शहरी गतिशीलता पहल 181 शहर में। 169 शहर में PP मॉडल पर 10,000 ई बस तैनात की जाएगी। 169 शहर में PP मॉडल पर 10,000 ई बस सेवा की तैनाती की जाएगी। हरित शहरी गतिशीलता पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। कितना? 181 शहर में हरित शहरी गतिशीलता पहल के तहत अनुमोदित जो लागत है 57,613 करोड़। अनुमोदित लागत है 57,613 करोड़। आगे है केंद्रीय सहायता है 2,000 करोड़। अवधि है 10 वर्ष। कवरेज है 2011 के जनगणना के अनुसार 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहर, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों को सभी राजधानी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना क्या है? तो 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना है। 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना है लखपति दीदी योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक कमा सके। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक कमा सकें। भारत NCP फुल फॉर्म है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम पूरा नाम है। किसके द्वारा लाया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, जिसे 1 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ किया गया। NCP न्यू असेसमेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। NCP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। NCP का उद्देश्य है वाहनों की
सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करना तथा मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए ग्राहकों को एक उपकरण प्रदान करना। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 197 पर आधारित है। एंकर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पूना, भोसारी पूना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भोसारी पूना। हरित हाइड्रोजन मानक क्या है? तो भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा की किसके द्वारा? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा की। उत्सर्जन मानक है 2 किलोग्राम CO2 समकक्ष पर किलोग्राम हाइड्रोजन से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष पर किलोग्राम हाइड्रोजन से अधिक नहीं होना चाहिए। नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को हरित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उत्सर्जन सीमा को पूरा किया जाना चाहिए। हरित हाइड्रोजन उत्पाद परियोजनाओं के लिए एजेंसियों की मान्यता के लिए नोडल प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। आगे है कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू की पहल है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू की पहला स्थान कहाँ है? चट्टा जम्मू में। ये कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ किया गया? चट्टा जम्मू से। एक कनाडियाई फर्म के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी होगी। न्यूरोपैथी कैंसर और मिर्गी से पीड़ित रोगियों का इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड। इसके बारे में हाल ही में चर्चा में रहा है। ये क्या है? सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड क्या है? तो सिक्कर राजस्थान में PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड। ठीक है, यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया सिक्कर राजस्थान में। यूरिया गोल्ड के बारे में जानते हैं, क्या है यूरिया गोल्ड? तो यूरिया की नई किस्म जो सल्फर से लेपित है। ठीक है, यूरिया गोल्ड क्या है? तो यूरिया की नई किस्म है जो सल्फर से लेपित है। यूरिया गोल्ड क्या है? तो यूरिया की नई किस्म है जो सल्फर से लेपित होगा। उद्देश्य क्या है? तो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना इसका उद्देश्य है। यूरिया गोल्ड प्रारंभ किया गया कहाँ? राजस्थान से। उद्देश्य क्या है? तो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना। नीम लेपित यूरिया की तुलना में किफ़ायती और अधिक कुशल है। कम किफ़ायती और अधिक किफ़ायती और अधिक कुशल है। लाभ क्या होगा? तो नाइट्रोजन की धीमी गति से उत्सर्जन होगा, इसलिए इसकी उपलब्धता और उठाव में वृद्धि होगी। यूरिया गोल्ड ने उर्वरक के लंबे समय तक बने रहने के लिए ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया है। यूरिया गोल्ड ने उर्वरक के लंबे समय तक बना रहे इसलिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा बिहार और अंतर्राष्ट्रीय समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक टॉपिक में आ जाएगा। तो चलिए, पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर ऐसे ही करंट अफेयर डेली पाना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा प्रयास अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।